तो लास्ट जो लेक्चर आप लोगों ने स्टडी किया था उसके अंदर हम लोगों ने कंसेप्ट स्टडी किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको एक बार दोबारा से आपके साथ डिस्कस करना है। और उसके बाद इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, इवन उसकी सिमिलैरिटीज विद द ग्रेविटेशनल लॉ, या फिर साथ ही साथ में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आज कोशिश करेंगे कवर करने की। तो सबसे पहले जो मैंने आपको टॉपिक बताया, चार्ज क्या बताया था आपको? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच it either exert an electric force or respond to the electric force which is created by some another charge। अब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर जो किया जाता है उसके तीन मेथड हैं। फर्स्ट फ्रिक्शन मेथड, सेकंड कंडक्शन मेथड, थर्ड इंडक्शन मेथड, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रिक्शन मेथड के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दोबारा से देना चाहूंगा। तो फ्रिक्शन के दौरान, यानी कि अगर आप किसी दो मटेरियल बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करोगे तो रब करने के दौरान आप प्रोवाइड करा रहे हो काइनेटिक एनर्जी। क्या प्रोवाइड करा रहे हो? काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। अब जितनी एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने के लिए रिक्वायर्ड है, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन बोलते हैं, जैसे ही वो एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके जंप कर जाएंगे फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल, उस पर्टिकुलर मैटर के आउटर मोस्ट शेल से जंप कर जाएंगे, और जंप करके वो अल्टीमेटली गेन कर लिए जाएंगे बाय द अनदर बॉडी व्हिच इज बीइंग रब्ड। जो आप रब कर रहे थे, लगा लीजिए हमने दो रेड और ब्लू मार्कर को रब किया। रेड मार्कर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है एज कंपेयर टू द ब्लू मार्कर इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल, जब हम इन दोनों को रब करेंगे तब हम फ्रिक्शन की वजह से इन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं एक्स्ट्रा एनर्जी, और वही एनर्जी गेन की जाएगी बाय द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरी बॉडी में चले जाएंगे। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले दैट बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन हुए दैट बॉडी विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि सर इनिशियली ये दोनों बॉडीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। पॉइंट क्लियर हो गया? उसके बाद सेकंड मेथड होगा, अगर जो हम बिल्कुल शॉर्ट में आज बताएंगे, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन, तो कंडक्शन का मतलब क्या होगा? जब दो बॉडीज एक्चुअली एक दूसरे के टच में हो और उस समय एक चार्ज बॉडी से एक अनचार्ज बॉडी के अंदर चार्ज ट्रांसफर कर दिया जाए। इट मींस they are in actual touch with each other, two bodies are actual touch in each other। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आप एक मेटालिक रिंग लेके आते हो, मेटालिक रिंग जो कि इनिशियली एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर लेट्स सपोज आपने होल्ड करवा दिया। अब ये जो मेटालिक रिंग है ये इनिशियली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब आप एक रॉड को, सपोज हम ग्लास रॉड को अगेंस्ट द सिल्क रब करके लाएंगे तो ग्लास रॉड एक्वायर कर चुकी होगी पॉजिटिव चार्ज। क्या एक्वायर करेगी? तो आप एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को इसके नियर बाय लाइन और इसको टच करा दें। जैसे ही आप उस ग्लास रॉड को टच करवाओगे, या फिर हम कह लेते हैं एक और मेटालिक रिंग ले लेते हैं जो चार्ज है, अभी रॉड की बात किया तो हम रॉड ही रखते हैं, तो उस रॉड को टच कराओगे तो इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसी ग्लास रॉड की ये रिंग बना लो आप। ये भी ग्लास की रिंग है, क्योंकि अगर आपने रिंग मेटल की लिया तो आपको ये भी फिर मेटल का लेना चाहिए, सेम नेचर का मटेरियल होने चाहिए। तो अब क्या होगा? इनिशियली ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये चार्ज है। अब जैसे ही आपने इनको टच किया तो टच करने के बाद कुछ पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आप सबको एक बेसिक एग्जांपल मैं देता हूं। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, हम एक यू शेप्ड कंटेनर लेते हैं और एक में अप टू सर्टेन हाइट फ्रॉम द बेस वाटर लिक्विड डाल देंगे, और यहाँ पे कुछ थोड़ी हाइट तक के से कैपिटल एच तक आपने लिक्विड डाला। अब आपको पता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रेशर डिफरेंस है, क्योंकि ये जो लिक्विड है इसका यहां पे प्रेशर जो क्रिएट हो रहा होगा एच रो इंटू जी, एच रो इंटू जी। यहां पे ये जो लिक्विड का पार्ट है ये वाला, वो क्रिएट कर रहा होगा एच रो इंटू जी। अब जैसा आपने शो किया है कि स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल एच से ज्यादा है, तो यानी कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होगा। अब अगर बाय द वे यहाँ पे आपने एक स्टॉप कॉक लगा रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही आप स्टॉप कॉक को ओपन करोगे, इमीडिएटली बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस
जो फ्लूइड है या जो लिक्विड है वो इस वाले कॉलम से इस वाले कॉलम में जाना शुरू हो जाएगा। क्यों? टू मेंटेन द प्रेशर, ताकि दोनों तरफ प्रेशर इक्वल हो जाए। और ये कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक दोनों तरफ हाइट सेम ना हो जाए, या ये कह लीजिए जब तक दोनों तरफ प्रेशर बराबर ना हो जाए। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है। पॉजिटिव चार्ज दिया ना आपने इसको, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे, ये जीरो पोटेंशियल पे। अब जैसे आपने दो बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए, टच किया, तो ये अपना चार्ज इसको ट्रांसफर करेगा। कब तक? जब तक दोनों पे बराबर चार्ज ना हो जाए। ये ध्यान रखिए, मेटेलिक रिंग या मेटेलिक जो भी आपने रोड ली है वो सेम नेचर की होगी और सेम एरिया कवर करेगा, तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अदरवाइज वो डिपेंड करेगा एरिया, साइज और शेप पे। मैंने जानबूझ के दो अलग अलग तरह की शेप्स लिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अगर हम सेम शेप के मेटालिक रिंग लें, एक ये ले लें, एक ये ले लेते हैं लेट्स सपोज, और इन दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे। अगर इसके ऊपर सपोज प्लस क्यू चार्ज था इनिशियली, अब दोनों में क्या हो जाएगा? आफ्टर टचिंग प्लस क्यू बाय टू प्लस क्यू बाय टू इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज द मैजिक ऑफ कंडक्शन। चार्ज कंडक्ट करके एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला गया, और कब तक जाएगा? जब तक दोनों तरफ चार्ज बराबर ना हो जाए, या ये कहें जब तक दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडक्शन मेथड की। थर्ड इज इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर हम करंट इंड्यूस करवाएंगे। इंड्यूस का मतलब पैदा करवाएंगे इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ सम चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी की मदद से दूसरी बॉडी के अंदर हम चार्ज को इंड्यूस करवाएंगे विदाउट इन टच। यहां पे आपकी दो बॉडीज जो हैं वो टच में नहीं होंगी, विदाउट टचिंग ईच अदर। इसका एग्जांपल अगेन हम ऐसे से दो रॉड लेते हैं, एक मेटालिक रिंग ले लिया, एक ग्लास रॉड ले लिया। अगेन ग्लास रॉड पे हम सपोज पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं। अब इनको टच नहीं कराना, यू हैव टू ब्रिंग दिस ग्लास रॉड जस्ट नियर टू द मेटालिक रिंग। जैसे ही आप इसके नजदीक लाओगे तो मेटालिक रिंग के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। तो आप सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज यहां पे आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और यहां के जो प्रोटॉन्स हैं वो ऑपोजिट साइड पे जाके ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। राइट? अभी आपने सपोज मेटालिक रॉड नहीं हटानी। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? आप इस वायर को कनेक्ट करके विद द मेटालिक रिंग आप अर्थ कर देंगे। अब आपको शायद ये पता हो कि अर्थ जो है दैट इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इट मींस जैसे आप ये वायर कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन कहेंगे भैया आप पॉजिटिव चार्ज हो, चिंता मत करो, हम अपने इलेक्ट्रॉन्स आपको डोनेट करेंगे। तो वो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। जनरली वर्ड्स में ये टीचर बोल देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नीचे चला गया, नीचे नहीं गया, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आए, उन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ उसके बाद आप सर्किट यहां से भी हटा दीजिए और इस रॉड को भी हटा दीजिए। एज सून एज यू रिमूव द रॉड एंड द अर्थ सरफेस एंड द अर्थिंग वायर देन एट दैट टाइम ये जो नेगेटिव चार्ज यहां पे एक्यूमुलेटेड था, अब ये नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द होल सरफेस ऑफ मेटालिक रिंग। नाउ यू कैन सी here the negative charge is induced by keeping close the positively charged glass rod। तो यहाँ पे एक और बात समझ में आती है कि अगर कंडक्शन की मदद से आपने चार्ज पैदा करवाना है, प्रोड्यूस करवाना है, तो वो सेम नेचर का होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना? अगर इंडक्शन मेथड के द्वारा आपने चार्ज को इंड्यूस करवाना है तो वो ऑपोजिट नेचर का होगा। ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना? अगर आपका मन है कि नहीं सर मैं एबोनेट रॉड को लेके आता हूं इसके नजदीक, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा, लेकिन फिर हम अर्थ नहीं करेंगे, फिर हम एक और मेटालिक रिंग इसके नजदीक लाएंगे तो वो चार्ज उधर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज दूसरी रॉड पे चला जाएगा कंडक्शन की वजह से। ठीक है ना? और उसके बाद जब हम इनको सेपरेट करेंगे देन योर बॉडी विल रिक्वायर ऑपोजिट चार्ज एज कंपेयर टू द रॉड व्हिच हैज बीन गिवन चार्ज बाय यू। ये पॉइंट समझ में आया? मतलब इसके बाद यहाँ पे कुछ इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमने पहले भी स्टडी किए हैं, लेकिन आज एक बार शॉर्ट में दोबारा से बता रहे हैं ताकि हमें कूलम्स लॉ समझने में कोई दिक्कत ही ना आए। बहुत सिंपल। पहला प्रॉपर्टी था लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो लिख देते हैं हम लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि सेम नेचर के अगर चार्ज होंगे
तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा के दूर दूर भगाएंगे, है ना। सेकंड, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। ये पॉइंट आप सबने छोटी क्लासेस में बड़े इजीली पढ़ा हुआ है। सेकंड पॉइंट जो हमने परसों भी स्टडी किया, लेकिन उसको आज थोड़ा सा डिटेल में करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कह लीजिए आपको रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। देखो वर्ड डेफिनेटली मैं अब डिफरेंट यूज करूंगा ना, जो परसों पढ़ाया है, जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया वही आज करेंगे, फिर मजा नहीं आना। सो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो सिंपली ऐड होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइन, एल्जेब्रिकली ऐड होंगे। प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे विद साइन नेगेटिव, ठीक है। मतलब थर्ड प्रॉपर्टी, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। इसका मतलब क्या था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई पर्टिकुलर चार्ज Q होगा, दैट पर्टिकुलर चार्ज Q will always be an integral multiple of charge on and one electron. Charge on and one electron. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन आपने उस बॉडी को दे दिए हैं, तो अगर आप उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दोगे विद चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, देन यू विल गेट द चार्ज ऑन अ गिवन बॉडी। कीप दिस इन माइंड, ये इंटीग्रल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए, राइट। फोर्थ पॉइंट जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे, that charges are conserved in nature. Conserved in nature. What does it mean? Again वही बात कि हम चार्ज को आइसोलेटली यानी कि सिंगल चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन अ पेयर्स। पेयर में अगर कहीं एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तो डेफिनेटली कहीं और उसी सिस्टम में, चाहे वो सेम बॉडी का हो चाहे डिफरेंट बॉडी का हो, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतना अवेलेबल हो जाएगा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड आइसोलेटली बट कैन डू सो इन पेयर, बट ऐसा हो सकता है पेयर, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हमने दिए थे। अब हम आगे चलते हैं। चार्ज के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था, चार्ज और मास का कंसेप्ट, चार्ज एंड मास कंसेप्ट। चार्ज और मास कंसेप्ट, बेटा तेज तो नहीं हो रहा, चार्ज एंड मास कंसेप्ट। अब बेसिकली ये क्या कहता है, देखो हर एक चार्ज का कुछ ना कुछ मास होगा। हर मास के ऊपर चार्ज हो जरूरी नहीं है, हर मास के ऊपर चार्ज हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर चार्ज के ऊपर मास होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप चार्ज चाहे पॉजिटिव ले रहे हो तो वो प्रोटॉन हो गए, उनका अपना मास है। प्रोटॉन का मास कितना है सर? 1.6 into 10⁻27 kg, ठीक है। मतलब ऐसे न्यूट्रॉन्स का भी होता है, अभी हमें वो नहीं चाहिए। देन वी हैव नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का भी अपना चार्ज होगा पुत्र 9.1 into 10⁻31 kg। तो ये दो पॉइंट शो करते हैं कि अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगी तो उसका जो मास है वो भी बढ़ जाएगा, उसका जो मास है वो भी बढ़ जाएगा डेफिनेटली। क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कब रिक्वायर होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। प्रोटॉन्स का कोई रोल नहीं होता इसमें। ऐसा नहीं है कि इसने प्रोटॉन गेन किए, नहीं, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए। पॉजिटिव चार्ज बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। कंसेप्ट बिल्कुल माइंड में क्लियर रखिए। क्यों सर? प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर एम्बेडेड हैं, धसे पड़े हैं, इंटैक्ट हैं विद द न्यूट्रॉन्स। मेरी बात समझ में आई? तो सारी गड़बड़ी कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। जादू कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो उसका जो मास होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वो अपना मास साथ में कैरी करेगा, थोड़ी है कि मास वहां छोड़ के आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी उसका मास उसके पेरेंट एटम्स के मुकाबले ज्यादा हो जाएगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी उसका मास उसके पेरेंट एटम के मुकाबले कम हो जाएगा। ये पॉइंट आपको आज समझने जरूरी थे। सबसे ज्यादा जरूरत है चार्ज मास का कंसेप्ट, क्योंकि कभी कभी ये पूछा जाएगा। इवन रेडियो एक्टिविटी आके कंसेप्ट चैप्टर आएगा आपको प्रॉपर, वहां आपको मास, बाइंडिंग एनर्जी, कई चीजें ऐसी पूछी जाएंगी जब
कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स, बीटा पार्टिकल्स या अलग अलग तरह के पार्टिकल्स लूज करेंगे। तो अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो वो समझना बहुत इजी हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब मैं इसको कर दूं रब, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक। ये तो था रिवीजन टॉपिक जो आपको समझना था और माइंड में रखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है पुत्र वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ समझाने से पहले मैं अगेन आपको इसकी इंट्रो देता हूं। इंट्रो क्या है? देखिए, सपोज आपने एक प्लस क्यू चार्ज रखा इस जगह पे, से दिस इज एट पॉइंट ए, राइट, एंड देयर इज अनदर चार्ज एट पॉइंट बी, अगेन ये भी लगा दो प्लस क्यू, सेम नेचर का लेना है, प्लस क्यू माइनस क्यू जो मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो सिर्फ कंसेप्ट समझना है। तो आपको बताया कि अगर सेम नेचर के चार्जेस होंगे, अगर सेम नेचर के चार्ज अवेलेबल होंगे एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, लेट्स सपोज स्मॉल r, then there must be a force, there must be a force, that force is also called electric force, either repulsive or attractive, उसका कोई टेंशन नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? अब हमारे पास एक साइंटिस्ट आए कूलम्स, COULOMBS, कूलम्स। इन्होंने हमें एक लॉ दिया जिसका नाम था कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, irrespective of the nature of charges, irrespective of the nature of charges, two charges always exert a electric force, always exert a electric force, irrespective of nature, है ना। सेम नेचर के होंगे तो रिपल्सिव, ऑपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्टिव। इतना तो क्लियर हो गया उत्तर। तो वो कहते हैं कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये पाया गया, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, this force of interaction among two charges is directly proportional to the product of the magnitude of two charges। उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव को भूल जाइए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको कलेक्टिवली लिखोगे तो ये बन जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R square, F is directly proportional to Q1 Q2 by R square। और ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो कर रहा है। कौन सा लॉ? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स किया हुआ है किसी चीज को और उसका स्क्वायर किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इट आल्सो फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये पॉइंट क्लियर हो तब, ठीक है। कहीं पूछा जा सकता है कूलम्स लॉ फॉलोज विच अनदर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। मतलब हम ना बेसिक्स और हायर दोनों कवर करेंगे, पहले बेसिक्स फिर हायर पे चलेंगे। तो भाई यहाँ पे जब आप फोर्स के लिए साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का हटाते हो तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाती है के। सो फॉर्मूला बन गया F इजिकल टू K इंटू Q1 Q2 by R square, F is equal to K into Q1 Q2 by R square। Now what is this K? This is called electrostatic constant, electrostatic constant। अभी बहुत सी बारीकियां इस टॉपिक की रह रही हैं, वो मैं करवाऊंगा, पर स्लोली चलते हैं ना। अब उत्तर K की वैल्यू जो है, K की जो वैल्यू, ध्यान से सुनिए, आपके स्कूल में या हो सकता है आपको ये कहा जाता है कि K की वैल्यू जो है दैट इज 1/4 by epsilon naught, पर ऐसा नहीं है। K जो है ये डिपेंड करता है मीडियम पे। तो आप लोगों को कूलम्स लॉ के अंदर बताया गया द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहां पर ही आपको यह भी बताया गया कि अगर आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो आपको कोई कांस्टेंट टर्म देनी पड़ती है। दैट कांस्टेंट टर्म हियर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/4 pi epsilon, 1/4 pi epsilon। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये वर्ड मीडियम आ गया तो डेफिनेटली यानी कि K की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करेगी, और अगर K की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करेगी तो F की वैल्यू भी मीडियम पे डिपेंड करेगी। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग स्टडी करेंगे इनिशियली फॉर वैक्यूम, इनिशियली फॉर
वैक्यूम, और वैक्यूम और एयर, तो वहां पे k का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज 9 इंटू 10⁹, ये याद करना पड़ेगा आपको बेटा, 9 इंटू 10⁹। इसकी यूनिट यहीं से आपको निकाल सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो उस हिसाब से k का फॉर्मूला बन जाता है फॉर वैक्यूम और एयर। हालांकि एयर का जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, एप्सिलॉन का जो वैल्यू है थोड़ा सा कम होगा, बट लगभग हम सेम ले लेते हैं। तो k का जो फॉर्मूला हो जाएगा, नाउ हियर इज 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस एप्सिलॉन नॉट इज नेम्ड एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। कोई नाराजगी उत्तर किसी को यहां तक? अब इस एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू कांस्टेंट होती है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻11, 8.85 इंटू 10⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उल्टा हो जाएगा ना, लिख दें आप 8.85 इंटू 10⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये नीचे है, कुछ बुक्स के अंदर दोनों के आगे ऐसे लगाया जाता है, कुछ में एक पर लगा के दोनों नीचे इकट्ठे लिखे तो मतलब वो साथ में है। ये अंडरस्टूड आपको होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब अगर हम इससे आगे चलें तो इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन छूट गई है, हम वो करते हैं। देखिए, दो चार्ज पड़े हैं, वी हैव टू चार्जेस। अब इन दोनों चार्ज के बीच में आपने कहा क्या लगेगी? फोर्स ऑफ इंटरएक्शन। जो फोर्स ऑफ इंटरएक्शन है, क्या ये चार्ज इसको कहीं भी गिर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में गिर सकता है, या सामने कोई धक्का मारेगा? तो इसके लिए आपको पॉइंट याद करना है, दिस फोर्स ऑफ इंटरएक्शन always acts along the line joining the center of two charges, line joining the center of two charges। अब आप समझ गए ना मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि हैशटैग लगा दें हम भी, है ना, जल्दी समझ में आएगा हैशटैग। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि ये Q1 और Q2 जो है वो एक दूसरे को, देखो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये इधर को भी लगा सकता है, 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 कहीं भी लगा सकता है। नहीं नहीं, क्या इंपॉर्टेंस क्या रहेगी इस बात की? जो इन दोनों चार्जेस के सेंटर को लाइन ज्वाइन कर रही होगी, सिर्फ उस डायरेक्शन में ही। मेरी बात समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल जब हम करेंगे, अगर आप ये कंसेप्ट छोड़ दोगे तो वो न्यूमेरिकल होंगे नहीं। फिर दोबारा बताते हैं, ऐसा करते हैं। अब हम तो पुत्र एक एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा बाय मिस्टेक -11 लिख हो गया, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻12। और हम दोबारा आते हैं उस टॉपिक पे जो हम अभी स्टडी कर रहे थे, दैट द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। सपोज इस चार्ज का सेंटर ये है, इस चार्ज का सेंटर ये है, और वो लाइन जो इन दोनों को सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है वो ये है। यानी कि सिर्फ इस ब्लू लाइन के अलोंग ही फोर्स ऑफ इंटरएक्शन लगेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। बोले तो अगर दोनों सेम चार्ज सेम नेचर के होंगे तो रिपल्सिव, ऑपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्टिव, लेकिन लगेगी यहीं पे रिपल्सिव, यहीं पे अट्रैक्टिव, कुछ इस तरीके से लगेगी। अब पॉइंट क्लियर हो गया उत्तर? सो इसको हम रब करते हैं और आगे चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, क्योंकि कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो लिमिटेशन समझने से पहले उसकी इंपॉर्टेंस। तो सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है? इट ऑलवेज एक्ट्स फॉर पॉइंट चार्जेस। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही ये फोर्स या ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला एप्लीकेबल है, कॉन्टिन्यूअस चार्जेस के लिए नहीं। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है उत्तर? कि ऐसा चार्ज या ऐसी बॉडी जिसको आप पॉइंट मास लेते हो। +1 के अंदर आपको पॉइंट मास का कंसेप्ट था, वही कंसेप्ट यहां पर है कि बेसिकली आपके लिए ये भी पॉइंट मास है और ये भी पॉइंट मास है, लेकिन आपको सर कैसे, दोनों का साइज डिफरेंट है। तो वो डिपेंड करता है दो चार्ज बॉडीज के बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर दो चार्ज बॉडीज के बीच का डिस्टेंस
चार्ज बॉडी के डायमेंशन के मुकाबले बहुत ज्यादा हो, तब डेफिनेटली वो आपको जो बॉडी होगी, जो चार्ज बॉडी होगी, वो एज अ पॉइंट मास दिखेगी। जैसे सन देख लीजिए, स्टार्स देख लीजिए, स्टार बहुत बड़े बड़े होते हैं बट आपको यहाँ से वो एक डॉट नजर आते हैं, पॉइंट नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि सर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। मेरी बात क्लियर होगी पुत्र? तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, अदरवाइज आप फिर गलती कर सकते हो। समझ आ गया पुत्र? सो दिस इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ, जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल जो फोर्स है वो क्या है? वेक्टर इन नेचर। अगर यहां पर फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल गया तो आपको फोर्स की डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होगी। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है अब हम उसको स्टडी करेंगे उत्तर इन वेक्टर फॉर्म, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट फॉर सीबीएसई। बोर्ड में जनरली ये क्वेश्चन डाल देते हैं, तो हम इसको रब करते हैं, इसको लिखा रहेगा और हम उत्तर हम बात किसके लिए करेंगे? वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए। मीडियम के लिए बाद में अलग से समझेंगे उसको, ठीक है? दोनों को पैरेलल चलाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी माइंड। तो नाउ लेट्स डिस्कस द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए अगर हम इसी डायग्राम को यहां से उठाएं, देखो पुत्र, अगर ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 के ऊपर Q2 फोर्स लगा रहा है, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ द सेम नेचर। Q2 के ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन, हम इसको लिखते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसे लिखते हैं ना वेक्टर्स में। और यहां पे हम लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए पुत्र? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब आपको यहां देखने में क्लियर कट लग रहा है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, बट हमें मैथमेटिकली उनको प्रूव करना है। तो लेट्स सपोज कर लीजिए इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r, वो है r। तो अब अगर आप r यानी कि ये मैग्नीट्यूड ले रहे हो, तो अगर आपको इन वेक्टर फॉर्म लेना हो तब आप क्या लोगे? यहां से इधर जाएंगे तो हम r1 to 2 इन वेक्टर फॉर्म, r1 to 2 है ना वेक्टर फॉर्म। अगर मैं b से a की तरफ जा रहा होऊंगा तो r2 to 1 इन वेक्टर फॉर्म। ये समझ में आ गया पुत्र? आप वेक्टर्स क्लियर है ना? ओके, तो भैया निकालो फिर। सबसे पहले फोर्स ऑन 1, देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू 1 पे निकाल रहे हो 2 की वजह से, यानी कि 2 से 1 की तरफ जाना है, k q1 q2 अपॉन r2 का 1 की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर r2 का 1। ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ आ गया तो आपका वेक्टर फॉर्म खत्म हो गया वैसे। बट फिर भी देखो मैं 2 से 1 की तरफ गया ना, तो अगर मेरे को मेजरमेंट लेनी है तो मैं 2 से 1 की तरफ जाऊंगा, सही कह रहा हूं ना? तो डायरेक्शन भी तो 2 से 1 की तरफ ही जाऊंगा मैं इन दैट केस, तो ये आ जाएगा। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r2 1 का स्क्वायर इनटू, अब यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला है? यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। याद करो, a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन a। याद आया कुछ? यस। बस फिर लगा दो, याद आ गया तो बढ़िया है। अपॉन r2 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है पुत्र, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की वजह से 1 पे फोर्स, तो 2 से 1 की तरफ आ रहे हो ना, तो वही तो निकाल रहे हैं, ठीक है? तो ये देखिए दोबारा से k q1 q2 अपॉन r2 1 का क्यूब इनटू वेक्टर r2 1 आ गया, r2 1। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, q1 q2 अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन है? 1, r1 माइनस r2 इन वेक्टर फॉर्म का क्यूब इनटू r2 सॉरी r फाइनल माइनस इनिशियल इन वेक्टर। ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, पर कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा है। ये समझ में आया उत्तर? ऐसे ही सर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 भी होगा,
क्या फॉर्मूला बन जाएगा उसका, k q1 q2 अपॉन, अब आप 2 पे निकाल रहे हो 1 की तरफ से, यानी कि 1 से 2 की तरफ जाना पड़ेगा, तो यानी कि r12 का स्क्वायर इनटू वेक्टर, यूनिट वेक्टर r1 2। इसको सॉल्व करोगे तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कैन बी रिटन एज k q1 q2 अपॉन r12 का क्यूब इनटू r12 वेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत होता है? और क्या आपको यहां पे दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट नजर आ रही है? तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं r12 वेक्टर इज इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ r221? नेगेटिव वेक्टर्स अगर आपको याद हो, अगेन +1 में थे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, देखिए r1 से 2 जाइए या r2 से 1 जाइए, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का ही फर्क हुआ है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद नेगेटिव साइन ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, दिस इज योर वेक्टर फॉर्म, दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ अ कूलम्स लॉ, सिंपलेस्ट वे। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल एंड opposite in direction as force exerted by 2 on 1। उल्टा तो नहीं बोल गया, दोनों सेम बोल गया। एक चार्ज की वजह से सेकंड चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है उतनी ही फोर्स सेकंड चार्ज के ऊपर फर्स्ट की वजह से लगेगी, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिमिलर नेचर के चार्ज लिए हैं तो वो रिपल्सिव है, अगर आप ऑपोजिट नेचर के चार्जेस लोगे तो वो अट्रैक्टिव हो जाएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, बुक्स के अंदर कईयों ने ये वाला मेथड यूज किया हुआ है, कईयों ने ये, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल ढंग से आप समझते चलिए ये क्या है। यहां तक अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट जो हम अभी स्टडी करेंगे, सबसे पहले इसका रिलेशन स्टडी करना है विद ग्रेविटेशनल फोर्स, विद ग्रेविटेशनल। अब आप सोच रहे होंगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों इंट्रोड्यूस करा रहे हैं यहाँ पे? भैया ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देखो, कुछ ऐसा सा है, देखो देखो देखो, कैपिटल G इंटू m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो भैया काफी सिमिलैरिटीज सी लग रही है ना? चार्ज की जगह मास आ गया, k की जगह कैपिटल G आ गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, बट इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड अपॉन द मीडियम। इसके भी हम बहुत से न्यूमेरिकल और कांसेप्ट स्टडी करेंगे। पहले हम इन दोनों में रिलेशन देखते हैं। ठीक है, पुत्र ये रब कर दो, कर दो। वीडियो में जाइएगा और वहां से अपने नोट्स बना लीजिए, नहीं तो फिर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करिएगा, ये आपको आपके भेज दी जाएगी। ओके, तो सर जी जैसा आपने ये समझाया वैसा हमको ये भी समझा दो, और दोनों में रिलेशन क्या है वो बता दो। तो यानी कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको कूलम्स ने हमें बड़े इजीली फाइंड आउट करके दिया, और दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, जो कि हमें किसने फाइंड करके दी थी? न्यूटन सर ने। याद है ना, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ गिवन टू अस बाय द न्यूटन। तो भैया पहली बात दोनों के दोनों इनवर्स स्केयर लॉ फॉलो करते हैं, इनवर्स स्केयर लॉ, इनवर्स NERSE क्या हो गया, इनवर्स स्केयर लॉ। ऐसा करते हैं, जो सिमिलैरिटीज है हमको ऊपर लिख देते हैं, डिफरेंस को नीचे लिख देते हैं, सिमिलैरिटीज। उत्तर आप दोनों देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे भी r स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1/r स्क्वायर है, तो इससे क्लियर होता है कि ये दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, बोथ फोर्सेस ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द बताओ यार, सेंटर ऑफ लाइट, हाँ, एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग द सेंटर्स, कोई गलत तो नहीं है ना? ये दो सिमिलरिटीज हैं, सीबीएसई में बहुत ज्यादा आ जाती है। ठीक है, अब हम डिफरेंस देखते हैं, एक दो डिफरेंस भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव
एंड कैन बी रिपल्सिव। भैया सेम नेचर होगा तो रिपल्सिव हो जाएगी, ऑपोजिट नेचर होगा तो, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। हियर ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं आपके साथ अभी डिस्कस करके हटा हूं, दैट सेकंड, यस मीडियम वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लिखूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ठीक है पुत्र। ऑन द अदर हैंड ग्रेविटेशन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। आप कहीं पे भी ले जाके बॉडीज को रख दो, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कांस्टेंट रहने वाली है, वो नहीं चेंज होगी। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी भावनाओं में बह गया था मैं, 6.67 × 10⁻11 इसकी वैल्यू थी, ठीक है ना। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन नॉट की 8.85 × 10⁻12 याद करनी है, याद करनी, छोड़नी नहीं, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको? भावनाओं में नहीं बहना, मैं बार बार बह रहा हूं, साथ में रखना है जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है पुत्र। अब आपको एक छोटा सा हिंट और दे देता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कितनी ज्यादा स्ट्रांग है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। इवन कितना है इलेक्ट्रिक फोर्स, और अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो निकालोगे वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻42 टाइम्स होता है, 10⁻42 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली। अगर आप चाहो तो इसका न्यूमेरिकल आप निकाल सकते हो। कैसे? आप दो इलेक्ट्रॉन्स ले लो पुत्र, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सपोज डिस्टेंस 1 मीटर रख दो, है ना। ये न्यूमेरिकल या कंसेप्ट आप खुद कर सकते हो, ये यहां कराने की जरूरत है नहीं। अगर आप कराओ, दोनों चार्ज आपको पता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रोटॉन के ऊपर कुछ भी रख लो यार, है ना। उन दोनों के बीच का चार्ज आपको वैल्यू पता है 1.60 × 10⁻19 कूलम, डिस्टेंस मैंने फिक्स कर दिया 1 मीटर, तो भैया इस फॉर्मूले से आप लगा दो फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिए अगेन बिटवीन सेम टू इलेक्ट्रॉन्स। अब सर इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है, अभी बताया था 9.1 × 10⁻31 kg, डिस्टेंस कितना लेना है सर 1 मीटर। दोनों वैल्यूज निकालो, डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो भैया ये है इन दोनों का रिलेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बेटा पूछ सकता है। अब इससे पहले हम आगे चलें, हम कूलम्स लॉ को एटलीस्ट कंपाइल कर दें, कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस भी पढ़ लेते हैं। कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस, पहली बात जो इसकी मेन बात थी वही इसकी लिमिटेशन भी है। इन्होंने कहा कूलम्स लॉ ऑलवेज एक्ट्स ऑन द पॉइंट्स चार्जेस, यानी कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ तब कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, तब कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सो कूलम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। लिख दो, नोट्स बनाने में आसान हो जाएगा ना। लिमिटेशन आ रहा है, समझ आ रहा है? yes, आ रहा है ना? yes, नंबर फर्स्ट, इट डजंट, इट कौन भाई? कूलम लॉ, है ना। कूलम लॉ डजंट एक्ट ऑन एक्सटेंडेड चार्जेस। जो चार्ज फैले हुए हैं उन पे नहीं लगेगा भैया। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कूलम्स लॉ ऑलवेज एक्ट ऑन अ चार्जेस विच आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इट मींस इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द चार्ज विच आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो लिखें, इट डज नॉट, इट डजंट एक्ट ऑन मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस। समझ आया पुत्र? यानी कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो ये लगेगा, अगर दोनों चार्ज मोशन में हैं तब ये नहीं लगेगा। हाँ, अगर एक चार्ज रेस्ट में
और दूसरा चार्ज मोशन में होगा, तब लगेगा या नहीं लगेगा? सोच के बताओ, क्योंकि वो तो ये पूछेगा, ये थोड़ी पूछेगा, ये तो सबको पता है। ये भी बताओ, एक चार्ज रेस्ट पे है, दूसरा मोशन में है, तो लगेगा, तब कूलम्ब लॉ एप्लीकेबल होगा। मेरी बात समझ में आई आपको? यस। ये पॉइंट्स प्लीज माइंड में रख लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कभी कभी वो चालाकी करके इस तरह से क्वेश्चन को बदल के देते हैं कि आंसर 0 आना चाहिए और हम सारा टाइम बैठ के निकालते रहते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा कूलम्ब लॉ इन जनरल। अब हम चलते हैं कुछ कूलम्ब लॉ के न्यूमेरिकल्स। मेन 2-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि हम लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हम लोग उससे फर्दर मूव कर सकें। ठीक है? या न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में, सो दैट आप लोग इसको अच्छे से समझ के आ सको। और फिर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और एब्सोल्यूट परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी वाले कंसेप्ट को कवर कर लेंगे और हमारा ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा।